This is Kadir, both CSS and PMS qualifier, as well as also have written book on gender studies. क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सीजन टू स्टार्ट अवर जेंडर स्टडीज सेशन। जेंडर स्टडीज 2016 से 2023 तक जेंडर स्टडीज हैज गिवन मार्क्स, बट since 2024 CSS, the paper pattern has changed. CSS Special 2023, Gender Studies gave a huge setback to 80% of the student. Even एक दो स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ जो कि जेंडर स्टडीज में फेल, ऑल दो उन्होंने 11 सब्जेक्ट्स पास कर लिए थे, जेंडर स्टडीज फेल। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली मोस्टली जो स्टूडेंट्स की मार्क्स थी 30 to 40 के बीच में, 30 to 40 के बीच में। जेंडर स्टडीज इनिशियली इट गेव मार्क्स बिकॉज ये सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में। एफपीएससी वांटेड टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऑप जेंडर स्टडीज। स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं हो रही थी, एवेल्यूएशंस भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब जेंडर स्टडीज की जो एवेल्यूएशंस होती हैं वो रियल टाइम एवेल्यूएशंस होती हैं, लाइक अदर सब्जेक्ट्स। इवन अब हम गवर्नमेंट में काम करते हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इनिशिएट करती है, क्लियरली डायरेक्शंस होते हैं हमें कि सर जी होला हाथ रखना है, अभी पॉलिसी थोड़ा न्यू है, इनकरेज करने दें लोगों को। अब जेंडर स्टडीज का जो हनीमून टाइम पीरियड था ना, वो खत्म हो चुका है। एफपीएससी अब या एग्जामिनर कंटेंट भी देखेगा एज वेल एज पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी एग्जामिनर देखेगा। हाँ जी। तो जो मार्केट में कंटेंट है वो सब स्टैंडर्ड का है, सब स्टैंडर्ड का। यही रीजंस थे सीएसएस स्पेशल 2023 का जो स्कोरिंग है जेंडर स्टडीज का 30 to 40 मार्क्स के बीच में है। यही रीजन है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड कंटेंट फॉलो करते हैं। लोकल बुक्स जो कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट होती हैं, उन बुक्स की वर्डिंग ना आपको समझ आती है ना एग्जामिनर को समझ आती है। अल्टीमेटली आप क्लेम करते हो, उससे रट्टा लगाते हो। जो मार्केट में मैंने नोवा की या इवन जो दूसरी एकेडमीज है उनकी जेंडर स्टडीज की बुक जो है वो मैंने ओवरव्यू की हुई है। सरमाला गोंदल ने मेरे से ही ओवरव्यू करवाई थी। ठीक है? जो मार्केट में अवेलेबल लोकल बुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है। आपका जो पेपर होता है वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में चेक होता है, वहां पे सब स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं होता, वहां पे ये बुक्स नहीं होती। जेंडर स्टडीज फॉर सीएसएस ये वाली बुक्स नहीं होती वहां पे। ठीक है? मार्केट में अवेलेबल कंटेंट उस लेवल का है ही नहीं। सेकेंड अप्रोच जो स्टूडेंट्स की होती है, मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है, कि ये सब्जेक्ट इजी है, कोई एवेल्यूएशन की नीड ही नहीं है, जस्ट टॉपिक्स को क्रेम करना है, एवेल्यूएशन की कोई नीड ही नहीं है। रिमेंबर, सीएसएस इज ऑल अबाउट राइटिंग टेक्निक्स। आपने अपने आंसर में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अगर नहीं देते तो आप मार्क्स कम आती हैं। जेंडर स्टडीज में अप्रोचेस एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है, और अप्रोचेस एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव किस तरह अप्लाई होते हैं? इट कम्स अंडर दी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स कहाँ से सीखते हैं आप? एवेल्यूएशन से सीखते हैं, एवेल्यूएशन से। एंड आप लोगों की एवेल्यूएशन कोई करता ही नहीं है। ठीक है? आपको पूरा सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज में अच्छे से अच्छा कंटेंट में दे दूं, आप पढ़ ले, लेकिन वो मीनिंगलेस है।
अनटिल अनलेस आपको लिखना नहीं आता, सब मीनिंगलेस है। ये सीएसएस रिटन एग्जाम है, नॉट द वर्बल एग्जाम। विदाउट एवेल्यूएशन हाउ वुड यू नो के जेंडर स्टडीज में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट होने हैं, हाउ वुड यू नो। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चंस किस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जिसमें डिमांड है या रिक्वायर्ड है वो किस तरह से होंगे, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से होंगे। लेकिन हम इस सेशन में एवोल्यूशंस भी करेंगे और इसको स्कोरिंग बनाएंगे, स्कोरिंग बनाएंगे। ये रीजन है कि जेंडर स्टडीज स्पेशल सीएसएस में लो स्कोरिंग रहा है। और मार्क माय वर्ड्स, जो 2024 का जो सीएसएस का रिजल्ट आ रहा है ना, मार्क माय वर्ड, जेंडर स्टडीज बुरी तरह हिट करेगा स्टूडेंट्स को। मार्क माय वर्ड्स, अभी रिजल्ट आने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, बुरी तरह हिट करेगा स्टूडेंट्स को। तो नंबर वन, सब स्टैंडर्ड कंटेंट मार्केट में। सेकंड, योर अप्रोच, ये तो बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। यू डोंट नो द पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, पर्सपेक्टिव एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या अप्रोचेस मिसिंग होते हैं आंसर में। और जो पेपर की असेसमेंट है अब वो स्ट्रिक्ट हो गई है। और एवेल्युएशंस आप लोगों की कोई भी नहीं करता। विदाउट एवेल्युएशंस ये सारे टॉपिक्स मीनिंगलेस है। तो हम अपने सेशन में एवेल्युएशंस होंगी वीकली। इंपॉर्टेंट नोट देख लें, हर टॉपिक का कंटेंट मैं ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आई हैव रिटन अ बुक ऑन जेंडर स्टडीज एज वेल एज वुमेन एंड जेंडर स्टडीज के इश्यूज पे मैं लिखता भी हूँ। आई हैव टू राइट एज वेल, लिखता भी हूँ इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह, उनके लिए लिखता भी हूँ। तो कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। कोई भी कोई भी आपने बुक परचेस नहीं करनी, ठीक है, कोई भी बुक परचेस नहीं करनी आपने। ईच टॉपिक आपको प्रोवाइड होगा। 4 वीक्स का सेशन होगा, रेगुलर क्लासेस फ्राइडे टू संडे रेगुलर क्लासेस होगी, वीकली एवेल्युएशंस होंगी। मीनिंग दैट फ्राइडे टू संडे क्लास होगी, मंडे टू थर्सडे आपने असाइनमेंट करनी है, आपने असाइनमेंट करनी है, ताकि अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, वो आप सीखें, साथ साथ वो चलती रहे आपकी। 4 वीक्स से मीनिंग डेट 4 असाइनमेंट्स होंगी। और लास्ट में एक फुल बुक टेस्ट लिया जाएगा, लास्ट में फुल बुक टेस्ट। स्पेशल फोकस जो होगा वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे होगा। मैं अपने जितने भी मेरे सेशंस होते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या आईआर या जेंडर, स्पेशल फोकस इसी पे ही होता है कि आपको लिखना आना चाहिए। पढ़ा तो हम देते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, लेक्चर भी होता है, नोट्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है आपको लिखना आना चाहिए। अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखो आप खुद भी, आप माशाल्लाह से मेच्योर हो, 97% स्टूडेंट फेल होते हैं। वाई? यही रीजन से, लेक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। रिटन की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, वर्बल एग्जाम्स की या क्विज की तरह आप सीएसएस को डील करते हो, क्विज एग्जाम्स की तरह आप डील करते हो। एवेल्यूशन पे मोस्ट फोकस ही होगा। और कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास मिस करता है, फॉर एनी रीजन क्लास नहीं होती, मिस हो जाती है, तो रिकॉर्डिंग्स उसके लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन ये 24 आवर्स के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर एनी रीजन कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले सकता, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, लेकिन 24 आवर्स के लिए, वो बाद में एक्सपायर हो जाएगी। क्योंकि कुछ हजरात ऐसे होते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। तो 24 आवर्स के लिए ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, 24 आवर्स के लिए। इसको अगर मैं मैक्सिमम में एक्सटेंड करूं रिकॉर्डिंग्स को, तो 48 आवर्स तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं। इस तरह से ये सेशन चलेगा आपका,
कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी बुक लेने की बाय करने की नीड नहीं है आपने। एवेल्यूशंस आपकी स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, वीकली एवेल्यूशंस। फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी, मंडे टू थर्सडे आपने असाइनमेंट करनी है। ओके। और स्पेशल स्पेशल जो फोकस होगा आपका एवेल्यूशंस पे ही होगा। कुछ भी नहीं करना आपने, बुक भी नहीं लेनी आपने, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने टॉपिक समझ के आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, टॉपिक भी समझना है आप। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, नो नीड टू वरी। ये सेशन किस तरह से चलेगा? एक एक टॉपिक आज हम करते हैं, पास पेपर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक पास पेपर से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू द टर्म्स मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है आपकी, क्वेश्चन को समझना। एग्जामिनर ने पूछा क्या है आपसे? एग्जामिनर ने पूछा क्या है आपसे? एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि वो कौन से ट्रेड्स होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, दैट क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। वो कौन से ट्रेड्स होते हैं, मैस्कुलिन ट्रेड्स एंड फेमिनिन ट्रेड्स, दैट क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन? आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना होता है। आपका पूरा पेपर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। एग्जामिनर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो आपको आता है, एग्जामिनर उसमें इंटरेस्टेड है जो उसने पूछा है आपसे। ये चीज आपकी मेन होती है, क्वेश्चन। क्वेश्चन, इसको आपने अगर सही से एड्रेस कर दिया, आप पास हो जाओगे। हाँ जी। सबसे पहले हम देखते हैं मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी क्या होती है। मैस्कुलिनिटी मींस सोसाइटी ने कुछ ट्रेड्स बनाए हैं, ट्रेड्स बनाए हैं जो मेल के लिए अप्रोप्रिएट कंसीडर किए जाते हैं। मैस्कुलिनिटी मींस सोसाइटी ने कुछ ट्रेड्स बनाए हैं मेल के लिए, जो मेल के लिए अप्रोप्रिएट कंसीडर किए जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, socially constructed traits which a society considers appropriate for male। वो traits जो कि सोसाइटी कंसीडर करती है appropriate for the male sex। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड्स पे हम देखें, मैस्कुलिन ट्रेड्स, मेल का रोल हमेशा सोसाइटी में यही कहा जाता है, मेन जो है वो ब्रेड विनर है, ब्रेड विनर है। मेन जो होते हैं वो टफ होते हैं, मेन जो होते हैं वो असर्टिव होते हैं, मेन जो होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा, मर्द या लड़के रोते नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये भी बोला जाता है, मतलब ये भी इस तरह से सोसाइटी में कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अब ये किसने बनाया? ये सोसाइटी ने ही सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स बनाए हैं मेल के लिए। इसी तरह से फेमिनिटी क्या होती है? फेमिनिटी मीन सोसाइटी ने कुछ ट्रेड्स बनाए हैं जो वुमेन के लिए या गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट कंसिडर किए जाते हैं। जैसे वुमेन के देखते हैं या गर्ल्स के देखते हैं। गर्ल्स आर इमोशनल, कि गर्ल्स जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, वीक होती हैं, और हाउस होल्ड वर्क करती हैं, किचन का काम करती हैं, ठीक है, किचन का काम करती है। ये ट्रेड्स किसने बनाए? सोसाइटी ने। और सोसाइटी यही ट्रेड्स अप्रोप्रिएट कंसिडर की जा करती है फॉर वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों सुनो ध्यान से, आपको ये नहीं कहा जाता कि खाना नहीं बनाना आता होगा तो फिर शादी के बाद क्या खिलाओगी हस्बैंड को, ससुराल वालों को, ये कहा जाता है ना। मीनिंग दैट जो किचन वर्क है, ये सोसाइटी ने असाइन किया है वुमेन को।
इसी तरह से लड़कों, आपको ये नहीं कहा जाता वो जॉब नहीं करोगे शादी कहाँ से होगी। ब्रेड विनर रोल आ गया ना आपका। सोसाइटी ने ब्रेड विनर का जो रोल है वो दिया हुआ है मेल को। मेल को। हाँ जी। मैस्कुलिनिटी इज सीन टू बी द ट्रेट व्हिच एम्फसाइज एम्बिशियस। जो मेल होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं। एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ। हमेशा मेल सोचते हैं, जैसे आजकल लड़कियां भी ऐसे ही हैं, ठीक है, वेल्थ होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली जो मेन होते हैं वो वेल्थ के पीछे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द Hofstede definition, masculinity stands for a society in which social gender roles are clearly distinct, जिससे men are supposed to be assertive, टफ होने चाहिए, फोकस्ड ऑन द मटेरियल सक्सेस, दुनिया में सक्सेसफुल होने चाहिए। और वुमेन आर सपोज टू बी मोर मॉडेस्ट होनी चाहिए, वुमेन टेंडर एंड कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारे ट्रेट्स सोसाइटी ने बनाए हैं, कोई नेचुरल नहीं है। फेमिनिटी स्टैंड्स फॉर सोसाइटी इन विच वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी डेलिकेट, इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, वनरेबल, वीक एंड टॉकेटिव। लड़कों को कहा जाता है ना अक्सर कि क्या लड़कियों की तरह ज्यादा बोल रहे हो। अब ये टॉकेटिव जो है, ये सोसाइटी ने ट्रेड बनाया हुआ है या असाइन किया हुआ है वुमेन को या गर्ल्स को। सो इन नटशेल, socially constructed roles या traits which a society considers appropriate for men and women, known as the masculinity and femininity। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का? बताओ, दसों मेनू क्लियर है? मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? मेरे क्लास में सारे पार्टिसिपेट किया करें। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? हाँ जी। नाउ, differences in the traits that are considered appropriate for masculine and feminine। अब दोनों के जो ट्रेड्स हैं उनमें हम डिफरेंसेस देखते हैं। जो दोनों के ट्रेड्स हैं उसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मैस्कुलिन ट्रेड्स एंड फेमिनाइन ट्रेड्स। पेपर में आप जब भी ट्रेड्स डिफाइन करें ना, तो इस तरह से टेबल बनाया करें। एग्जामिनर के लिए असेसमेंट आसान हो जाती है। जितना आप एग्जामिनर को इजी रखेंगे वो आपको मार्क्स देगा। जितना आप एग्जामिनर को इजी रखेंगे वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, पेपर में हमेशा ऐसे अगर कोई डिफरेंस लिखना है आपने तो टेबल फॉर्म में लिखा करें। लेफ्ट साइड पे मैस्कुलिन ट्रेट्स है और राइट साइड पे फेमिनाइन ट्रेट्स है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मेन आर कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट इन सोसाइटी लाइक अचीविंग गोल्स। मेन को सोसाइटी में कॉम्पिटेंट समझा जाता है। जिसकी एग्जांपल दूं आपको, जिसकी एग्जांपल दूं आपको, आपने इससे कोई पेरेंट्स देखे हैं जो कि अगर उनको बेटियां होती है तो वो कहते हैं ये कॉम्पिटेंट नहीं है और बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा, बेटा नहीं हुआ है, उस चक्कर में बाप दूसरी शादी तीसरी शादी करता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं इनको कॉम्पिटेंट समझा जाता है। इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है, ऑफ स्प्रिंग जो है आगे बढ़े। हम्म, इसका एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल यही है सोसाइटी में। नंबर राइट साइड पे देखें, दे आर रिगार्डेड एम्पैथेटिक एंड दे लिव फॉर अदर्स। और जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती हैं, वो एम्पैथेटिक होती हैं और वो अपने हस्बैंड के लिए पूरी लाइफ स्पेंड कर देती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोसाइटी में एक कोटेशन सुना होगा, लड़कियां दो
पराई होती हैं, मतलब माँ बाप ही ऐसे कुछ होते हैं जो कहते हैं लड़कियां तो पराई होती हैं। क्यों भाई पराई होती हैं भाई? ठीक है। हाँ जी। सेकंड पॉइंट, दे आर रेशनल एंड देयर चॉइस आर कैलकुलेटेड ऑन मटेरियल सक्सेस। वो जो लड़के होते हैं वो रेशनल होते हैं, उनकी जो चॉइस होती है वो मटेरियल सक्सेस, दुनिया में सक्सेस। आजकल बताऊं, जो शादियां हो रही है ना वो भी कैलकुलेटेड हो रही है। मतलब लड़के वाले वो इस तरह से देखते हैं कि अच्छा इस लड़की से शादी करें, डॉक्टर है या क्या है या सीएसपी है। ठीक है, ताकि सोसाइटी में सोशल स्टेटस हमारी इंक्रीज हो। ठीक है। राइट साइड पे देखें, दे आर सेंसिटिव। जो लड़कियां होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, ये सोसाइटी का बिलीफ है। ठीक है। फिर आते हैं, दे आर असर्टिव एंड दे इम्पोज देयर डिसीजन ऑन टू अदर्स। जो मेल होते हैं वो असर्टिव होते हैं, वो अपने डिसीजंस दूसरों पे इम्पोज करते हैं, पर्टिकुलरली वुमेन पे, वाइफ पे इम्पोज करते हैं। और जो वुमेन होती हैं उनको जो कहा जाता है, अगर शादी से पहले जो फादर कहते हैं या भाई कहते हैं वो मानना पड़ता है, घर वाले जो कहते हैं। शादी के बाद जो हस्बैंड जो भी कहता है वो मानना पड़ता है। मेल जो होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं बिकॉज दे आर द ब्रेड विनर। पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे गर्ल्स एम्प्लॉयड या वुमेन एम्प्लॉयमेंट अलो नहीं है, और एजुकेशन ही अलो नहीं है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट तो दूर की बात है, एजुकेशन ही अलो नहीं है। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो जॉब कहां से आएगी? और जो वुमेन होती हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, शादी से पहले अपने घर वालों पे, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं। और सारे जो इश्यूज है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड ऑल दैट, की बर्थ यहाँ से होती है। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ गर्ल्स को कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, देन ही यू शुड गेट मैरिड। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो पहले। लास्ट पे, दे आर रिगार्डेड एज टफ इन नेचर। मेल को टफ समझा जाता है सोसाइटी में, कि टफ है नेचर में, पत्थर का दिल है। और फीमेल को जेंटल समझा जाता है। ठीक है, ये ट्रेड्स था, डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स, डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स। अब देखते हैं ये ओरिजिन इसकी कहाँ हुआ है, मस्कुलाइन ट्रेड्स एंड फेमिनाइन ट्रेड्स, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से पहले, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, यूरोप में या वेस्ट में वुमेन की ऐसी बुरी हालत थी, जो कि आज आप किसी भी रूरल एरिया में देखें उससे भी बदतर। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से पहले, ठीक है, वेव्स ऑफ, जवाब पहले जो है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, फिर मैं ओरिजिन बताऊं। जवाब पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी है क्या, देन ही ओरिजिन समझ आएगा आपको। अदरवाइज डायरेक्ट में ओरिजिन बताऊं, इसे कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि आपने पेपर में भी फॉलो करनी होती है। अब मैं डायरेक्ट ओरिजिन अगर बताऊं फॉर एग्जांपल जवाब, तो दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे सर पहले मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बताओ तो सही, है क्या, कौन सी बला है, बाद में आप ओरिजिन बताओ। ठीक है, यही लॉजिकल सीक्वेंस यही होती है जो कि आपने पेपर में फॉलो करनी होती है। हाँ जी। वेस्ट में, वेस्ट में वुमेन की इस तरह से हालत होती थी जैसे आप किसी भी पाकिस्तानी सोसाइटी, रूरल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन अलो नहीं है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट नहीं है अलो, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इससे भी बदतर। ठीक है, बर्थ कंट्रोल कोई नहीं था वहां पे वेस्ट में। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से पहले की बात कर रहा हूँ। अर्लियर इन वेस्टर्न कल्चर, men were seen as aggressive, competent and instrumentally oriented। वेस्टर्न कल्चर में ये था कि मेन को एग्रेसिव समझा जाता था, कॉम्पिटेटिव समझा जाता था, और इंस्ट्रूमेंटली ओरिएंटेड, क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर सोसाइटी थी या इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी स्टार्ट हो रही थी।
वो मेन को कॉम्पिटेंट समझा जाता था। ठीक है, मेन को कॉम्पिटेंट समझा जाता था, while women were seen as passive, cooperative and expressive, और वुमेन को पैसिव, कोऑपरेटिव एंड एक्सप्रेसिव यही समझा जाता था। अब ये जो थिंकिंग है ना, ये जो थिंकिंग है, फातिमा पहले ये टॉपिक समझे। ठीक है, पहले ये टॉपिक समझे। ये जो थिंकिंग है, ये डिपेंड करती है बायोलॉजी की बेस पे। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे ये रोल्स रोल्स एंड थिंकिंग डेवलप हुई कि बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी वुमेन इज वीक, बायोलॉजिकल बेसिस पे, एंड बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी men are strong, men are strong. Early thinking assumed that this decision was based on the physical differences between two sexes, कि फिजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे यही रोल्स असाइन किए गए थे। However, वेस्टर्न फेमिनिस्ट लेटर चैलेंज दिस पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट। बाद में जाके वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने ये जो कॉन्सेप्ट था ना, बायोलॉजी की बेस पे क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, इसको चैलेंज किया, इसको चैलेंज किया। मार्गरेट मीड की स्टडीज आई थी एक, थ्री प्रीमेटिव सोसाइटीज, और वो आर्ग्यू करती हैं जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन आर नॉट द फंक्शन ऑफ देयर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, रादर दे आर द रिजल्ट फ्रॉम द differences in the socialization and cultural practices in society। और वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने बाद में ये जाके कहा कि बायोलॉजी की बेसिस पे आप डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने वुमेन को, जो सोशलाइजेशन हो रही है ना वुमेन की, वही उसे वीक बना रही है। सोशलाइजेशन क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। बायोलॉजी की बेसिस पे वुमेन वीक नहीं है, बट आप वुमेन की सोशलाइजेशन ही इसी तरह से करते हैं, सोसाइटी मेक्स वुमेन वीक। शी इज नॉट वीक बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी, ये मार्गरेट मीड कह रही थी कि वीक पोजीशन, उस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। किसी ने मूवी देखी हुई है अवतार? अवतार, या प्रीमेटिव सोसाइटी के बारे में आपने सुना है? जब इंसान फॉरेस्ट में रहते थे या ट्राइब्स में रहते थे, जब ह्यूमन बींग्स ट्राइब्स में रहते थे, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी या प्रीमेटिव सोसाइटी, जब ट्राइब्स में हम रहते थे, कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट हंटिंग करना, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का नाम सुना है आप लोगों ने? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का नाम नहीं सुना? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, जब ह्यूमन बींग्स ट्राइब्स में रहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं थी, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, जब आप ट्राइब्स में रहते थे, उस टाइम में जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इक्वल थी, क्योंकि पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वेल्थ का, पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो मेल थे वो हंटिंग करते थे, जो फीमेल थी वो गैदर थी। ये डिवीजन ऑफ लेबर थी सोसाइटी में, प्रीमेटिव सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू इट, pre-industrial society required division of labor based on the gender. Women, because of the biological necessity, remained in home performing such functions as bearing, nursing, and caring for the children. Men who were physically stronger and could be away from the home for a long period of time were responsible for providing food, clothing, and shelter for their families.
ये डिवीजन ऑफ लेबर थी उस टाइम में। याद रहे, वेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर वाज फंक्शनल फॉर सोसाइटी एंड ओवर द टाइम became defined as both normal and natural। ठीक है, यहां पे जेंडर इक्वलिटी थी, क्योंकि वेल्थ, पावर, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही सोसाइटी एडवांस होती है टू द इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां से जेंडर इनइक्वलिटी क्रिएट होती है। इनइक्वलिटी, और जो मेल की इकोनॉमिक पावर है वो इंक्रीज होने लगी। मेल की इकोनॉमिक पावर इंक्रीज होने लगी और वुमेन जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने लगी। हाउ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, इसकी एक्सेस मिली, इसकी एक्सेस मिली मेन को। तो मेन बना स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर, वुमेन सिर्फ घर तक रिस्ट्रिक्ट रह गई, होम्स तक, होम्स तक रिस्ट्रिक्ट रह गई। टेक्नोलॉजी में एक्सेस मिली मेन को, दे बिकेम द स्किल्ड लेबर। और जब मेन काम करने लगे तो उनकी इकोनॉमिक पावर इंक्रीज होने लगी। वुमेन की इकोनॉमिक पावर कोई भी नहीं थी, अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट होगी अपने मेल पार्टनर पे। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, अकॉर्डिंग टू इट, मेल डोमिनेंस एंड फीमेल सब्जुगेशन या सबऑर्डिनेशन आर शेप्ड बाय द रिलेशनशिप men and women have to the production process। आपकी एक्सेस कितनी है टू द प्रोडक्शन या टू द इकोनॉमी। ड्यूरिंग द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी मेल एंड फीमेल वर इकोनॉमिकल इक्वल, जो लास्ट हमने पढ़ा। लेकिन जैसे ही सोसाइटी इवॉल्व होती है टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, वुमेन रिमेन इन होम टू बियर एंड केयर फॉर द चिल्ड्रेन। जब एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई, मेन को एक्सेस मिली। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फातिमा को कहूं, फातिमा मुझे ना ये हार्वेस्ट करके दे, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये ट्रैक्टर पकड़े, ये टेक्नोलॉजी है, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे काम करें। फातिमा कहे सर मुझे क्या पता। क्यों? अब ये सब क्यों कह रही है? बिकॉज फातिमा को एक्सेस नहीं मिली, वो स्किल्ड लेबर नहीं बनाई गई एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल में, उसकी एक्सेस मिली मेन को। ठीक है। However, as society evolved to the agriculture and industrial mode of production, women remained in home to bear and care for the children। वुमेन घर तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गई, बच्चे पैदा करना, उनकी केयर करना, उनकी नर्चरिंग करना। Male domination was furthered by the inheritance laws that ensured that ownership would remain in their hands। उसके बाद वेस्ट में ये था इनहेरिटेंस लॉस। बाप मर जाता है तो जो बेटे होते थे प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड करते थे, अपनी बहनों को नहीं देते थे। ठीक है, इनहेरिटेंस लॉस। पाकिस्तान में भी ये रूरल सोसाइटी में, रूरल एरियाज में है, जो प्रॉपर्टी होती है या लैंड होती है बेटे आपस में ही बांट देते हैं। हालांकि इस्लाम में मना किया गया है, इस्लाम में तो आपने देना है। दस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट होल्ड दैट द सबऑर्डिनेशन, अर्बन एरियाज में भी है। अच्छा, thus conflict theorists hold that subordinate position of women in society is the consequence of the social inducement rather than the biological differences that led to the traditional division of labor। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थ्योरिस्ट कहते हैं बायोलॉजी की बेसिस पे वुमेन वीक नहीं है, आपने वुमेन को सोसाइटी में ही इस तरह से इंड्यूस किया हुआ है या इनकलकेट किया हुआ है
वो वुमेन को वीक बनाता है। बायोलॉजी की बेसिस पे बाय बर्थ वुमेन वीक नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने उसे वीक बनाया हुआ है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है बाय हैविंग इकोनॉमिक पावर restricted to the men, inheritance laws supporting men, और वुमेन जो है उसको फाइनेंशियली आपने डिपेंडेंट बनाया हुआ है ऑन दी मेल पार्टनर। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फिर आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये चीजें मिसिंग होती हैं आपके पेपर में, आपको समझ आना चाहिए। ये चीजें मिसिंग होती हैं आपके पेपर में। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। वुमेन को आप जब सोशलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब गर्ल होती, गर्ल्स आप इसको आसानी से बता सकते हैं, आपको घर वाले सिखाते हैं ज्यादा ऊंचा मत बोलें, ठीक है, किचन का काम करें, खाना बनाना सीखें, साफ सफाई क्लीनिंग एंड ऑल दैट। ये आपकी घर वाले सोशलाइजेशन कर रहे हैं। मेन की सोशलाइजेशन या लड़कों की किस तरह से होते हैं? बाहर खेलो जाके, ठीक है, फिर बाद में उसको यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ो, सक्सेसफुल बनो। ये सोशलाइजेशन हो रही है। रोल्स उनको बताए जाते हैं थ्रू द बाय द पेरेंट्स। ठीक है, रोल्स उनको बताए जाते हैं। इससे क्या होता है? सोसाइटी में पेट्रोकी क्रिएट होती है। दैट इज द मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस, पेट्रोकी क्रिएट होती है। ये फेमिनिस्ट कह रहे हैं, ये फेमिनिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। समझ आया आपको? ओरिजिन समझ आया आपको? फेमिनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट। क्लियर है? बताओ मुझे। ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इस पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं हम। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। व्हाट इज थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी कहती है कि मेन हैव इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड टू सब्जुकेट वुमेन। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है वो सब्जुगेट करे वुमेन को। आपने सोसाइटी में से देखे होंगे बहुत। उनको नीड होती है क्योंकि उनकी साइकी ऐसी होती है कि वो सब्जुगेट करना चाहते हैं, वो डोमिनेंस ही चाहते हैं। द रूट्स ऑफ मेंस डोमिनेशन एंड वुमेन सब्जुगेशन ले डीप विद इन द ह्यूमन साइकी। तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी कहती है कि जो रूट्स है ना मेल्स डोमिनेशन एंड वुमेन सब्जुगेशन के, ह्यूमन साइकी में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फादर अपने, या इवन चलो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अलो करता है कि आप जॉब करें, ठीक है, हेल्पिंग हेड हो जाएगी। आगे से जाके कोई रिलेटिव होंगे या कुछ और होंगे, वो कहेंगे देखो क्या वाइफ का गुलाम हो गया है। या कोई फादर अपने बेटियों को पढ़ाता है तो आगे से कोई रिश्तेदार होते कहते दिमाग खराब हो जाएगा इनका, मत पढ़ाओ इन्हें। जैसे होते हैं ना, मतलब आपने इस सोसाइटी में लोकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पता है ना इसे। हम्म, दसों में नू। इसे सुने हैं आपने किससे? या ये पर्सपेक्टिव जो है या ये सोच सोसाइटी में पाई जाती है ना? बताओ।
ये सोच पर्टिकुलरली पाई जाती है ना सोसाइटी में। पल दूर नहीं जाते, आप में से जितने ये नहीं थे, शादी करवाओ, क्या आई में लगी पड़ी, शादी करवाएं। जी, इस तरह से होता है ना। जी, तो यही बात है कि जो रूट्स है ना डोमिनेशन एंड सब्जुकेशन के, ये ह्यूमन साइकी में है। इट इज आर्ग्यूड दैट दिस पैटर्न ऑफ ऑपरेशन इज इंटीग्रेटेड इन अवर सोसाइटी। इस टाइप का जो सब्जुकेशन कहा जाता है, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड है, चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड टू द जेंडर रोल्स। दैट इज द साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव। दैट इज द साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव। सेकेंड आता है जेंडर स्कीमा थ्योरी बाय सैंड्रा ब्रैम। ये मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी पे ही हम बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई कर रहे हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी कहती है चिल्ड्रन लर्न अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी मेल और फीमेल फ्रॉम द कल्चर इन विच दे लिव। ये कहती है कि जो बच्चे सीखते हैं ना, वो अपने घर से सीखते हैं या अपने कल्चर से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा पैदा होता है उस सोसाइटी में जहां पे वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन अलो नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है। जब उसके बच्चे होंगे वो भी अलो नहीं करेगा। या कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल बॉय पैदा होता है एक सोसाइटी में जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस नॉर्मल है, तो ये जो बच्चा है जब बड़ा होगा शादी करेगा, ये भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करेगा। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं सब? अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से सीखते हैं। इट सजेस्ट द कल्चर लार्जली इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन डेवलप देयर आइडियाज अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी मैन और फीमेल, मैन और वुमेन। कल्चर ही इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जिस सोसाइटी में कल्चर ये है, डोमेस्टिक वायलेंस, गर्ल्स एजुकेशन नॉट अलाउड, वुमेन्स एजुकेशन नॉट अलाउड, तो जब वहां पे जो बच्चे होंगे वो भी यही चीजें सीखेंगे ना। यही चीजें सीखेंगे। वायलेंस जो होता है वो इनहेरेंट नहीं होता, रादर इट इज दी लर्नड बिहेवियर, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं लड़ते हुए झगड़ते हुए, या उनका जो फादर है वो अपनी उनकी मदर को बीट करता है, तो बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए वायलेंस जस्टिफाई हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। हाँ जी। समझ आया आपको जेंडर स्कीमा थ्योरी? बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट इज फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। नेक्स्ट इज फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अब फ्रॉड भाई साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेल हैज अ नेचर सुपीरियरिटी ओवर वुमेन बिकॉज वुमेन डू नॉट हैव द मेल्स ऑर्गन, ठीक है। एनाटॉमी की बेसिस पे, एनाटॉमी की बेसिस पे मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेटा नहीं होता, बेटियां होती है, ठीक है, तो वो दूसरी शादी करते हैं, बेटा होना चाहिए, उसकी बेसिस पे फिर वो दूसरी शादी करते हैं, तीसरी भी शादी करते हैं।
बिकॉज एनाटॉमी की मेल ऑर्गन को सुपीरियरिटी दी गई है कि ऑफ स्प्रिंग आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग आगे बढ़ेगी। यहां से ही मतलब सुपीरियरिटी दी गई है मेल को। तो थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट एनाटॉमी डज नॉट एक्सप्लेन वुमेन्स सोशल डिसएम्पावरमेंट, हाउएवर जेंडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड सोसाइटी। वो कहते हैं एनाटॉमी की बेसिस पे क्यों आप वुमेन को सबऑर्डिनेट कर रहे हो। एनाटॉमी की बेसिस पे तो नहीं है, ये आपकी सोच में है, या आपकी कल्चर में है, या सोसाइटी है। यही बनाती है इस टाइप की सोच, जिससे वुमेन जो है वो वीक होती है। ठीक है, एनाटॉमी की बेस पे वुमेन वीक नहीं है। ठीक है। But medically, gender of baby is influenced by the male god. So how can second baby? बस ये सोच है असमारा, ये सोच पाई जाती है सोसाइटी में। मैं कुछ ऐसे हजरात को जानता हूँ जिनको दो बेटियां हुई तो तीसरी दूसरी शादी कर ली, शायद उससे हो जाए, मेल हो जाए। ये सोच पाई जाती है सोसाइटी में। ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी टॉपिक क्लियर होगा? ट्रेड्स समझ आए आपको? आपको ट्रेड्स समझ आए, किस तरह से आपने थ्योरीज अप्लाई करनी है, और पर्सपेक्टिव क्या है, उसका ओरिजिन क्या है? सबसे पहले मुझे जल्दी से बताओ, समझ आया आपको? मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी क्लियर है सबको? जी, इसी पे ही थ्योरीज, इसी टॉपिक पे यही थ्योरीज है फिलहाल तो। हाँ, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी सबको क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू।